सभी छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं और परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर अंजू टिन्ना का नमस्ते। कल हमने थ्योरीज ऑफ लर्निंग का पार्ट 1 किया था। आज हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग का पार्ट 2 करने के लिए एकत्रित हुए हैं। चलिए थ्योरीज ऑफ लर्निंग का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। थ्योरीज ऑफ लर्निंग का पार्ट 2 शुरू करने से पहले हम कल की कुछ स्लाइड्स को याद करते हैं। कल हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत के कुछ इस प्रकार से पिक्चर हम समझ सकते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन हमें क्या सीखना है, हमें क्या समझना है, ये हम पर निर्भर करता है कि हमें क्या देखना है। थॉर्नडाइक ने नियमों को 2 भागों में बांटा था। आप सभी को याद होगा, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम 3 थे: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो बिल्ली के ऊपर किया था। कल हमने इसको डिस्कस किया था। आज मैं आपको दोबारा ये दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ प्रश्नों में इसको पूछा गया है। प्रश्नों के हिसाब से यदि हम बिल्ली के प्रयोग को देख रहे हैं तो इसमें चालक कौन है? चालक है बिल्ली की भूख। यदि बिल्ली को भूख लगी है तो वो सीखने के लिए हाथ पांव मार रही है, तो हमें क्या होना चाहिए? सीखने की भूख लगनी चाहिए। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है मछली को प्राप्त करना। और लक्ष्य प्राप्ति में बाधा कौन है? पिंजरे का बंद दरवाजा। उल्टे सीधे प्रयत्न कर रहा है। बिल्ली क्या कर रही है? उल्टे सीधे प्रयत्न कर रही है। वो प्रयत्न क्या है? पिंजरे को काटना, पिंजरे के अंदर लगे हुए लीवर्स को दबाना, पिंजरे की कुंडियों को दबाना, और सहयोग व सफलता क्या है? लीवर का दबना। जैसे ही लीवर का दबा, दरवाजा खुला, बिल्ली बाहर आई और बिल्ली को क्या मिल गया? खाना मिल गया। 1 प्रयत्न 2 प्रयत्न करने के बाद उसने उसी लीवर को दबाना शुरू कर दिया और दरवाजा खुलना शुरू हो गया और उसने अपनी मछली को प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो स्थिरता क्या हो गई? दरवाजा का खुलना। गौण नियम क्या थे? बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृश्यता अनुक्रिया का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम कल हमने पढ़ा था कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं और फिर बहुत सारी प्रतिक्रियाओं में हमें जो प्रतिक्रिया बेटर लगती है उसको हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। मनोवृत्ति का नियम, इस नियम को मानसिक विन्यास का नियम भी कहा है। इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी अभिवृत्ति मनोवृत्ति होती है उसी को हम उसी अनुपात में सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने को तैयार नहीं हैं तो हम उसमें त्रुटियां करेंगे, उसमें गलतियां करेंगे, उस कार्य को करने में असफल होंगे और हम वो कार्य नहीं सीख सकेंगे। मनोवृत्ति का नियम। फिर था आंशिक क्रिया का नियम। छोटे छोटे टुकड़ों में हम काम करें, एक साथ बड़ा ना पढ़ करके हम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें तो वो कार्य सरल हो जाता है, विभाजित हो जाता है, इसलिए सुगमता से हम ग्रहण भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसको अंश से पूर्ण की ओर भी कहा जाता है। अगला था सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार समानता का नियम है। यह नियम पूर्व अनुभवों पर आधारित है। जब प्राणी के सामने कोई नवीन परिस्थिति आती है, नवीन समस्या आती है,
तो पहले वो मिलती जुलती परिस्थिति की समस्या को याद करता है, फिर पूर्व अनुभव के आधार पे वो नवीन ज्ञान को सीख जाता है, नवीन ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। साहचर्य परिवर्तन का नियम, एक उद्दीपक की प्राप्ति होने वाली अनुक्रिया के बाद किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगती है। इसे हम कहते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। 2 का पहाड़ा याद होने के बाद वो 3 का पहाड़ा भी अपने आप करने लग जाता है। एक मोबाइल को सीखने के बाद वो दूसरे मोबाइल पे भी कार्य करने लग जाता है। थॉर्नडाइक सिद्धांत के कई अन्य नाम हैं जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन नामों को बताना भी यहाँ अति आवश्यक है। थॉर्नडाइक सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक को सिद्धांत को संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अधिगम के बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। तो इन 6 नामों में से कोई भी नाम यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो इसको आप थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग समझे। शिक्षा में इसका क्या महत्व है? यह विधि सीखने की क्रिया को सरल करती है, क्योंकि पहले से सीखी हुई चीज है, उसी को आगे सीखना है, आगे की ओर बढ़ना है, तो हमारी क्रिया सरल हो जाती है। यह सिद्धांत सीखने पर बल देता है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। यह सिद्धांत बड़े मंद बुद्धि बालकों के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में सीख रहा है बच्चा। भाषा के शुद्ध उच्चारण में भी यह विधि उपयोगी है। इस विधि से लाभ उठाने की क्षमता का विकास करता है। यह विधि पढ़ने की क्षमता का लाभ उठाने का विकास करता है। यह सिद्धांत धैर्य व परिश्रम के गुणों का भी विकास करता है। तो ये हमारे थॉर्नडाइक थ्योरी के शिक्षा में महत्व है। आज हम बढ़ते हैं पावलोव थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे हम कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है इसके ये नाम भी, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पावलोव ने 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। पावलोव एक्चुअली में एक फिजियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने हृदय के कार्यों के अध्ययन की शुरुआत की थी और उस पे उन्होंने डाइजेशन और फिजियोलॉजी से रिलेटेड काम किया था। फिर पावलोव ने संयोग से ही अध्ययनों के दौरान उन्होंने सलाइवरी ग्लैंड्स की जो घटना है उससे रिलेटेड सलाइवरी कंडीशंस का अध्ययन किया। जब सलाइवरी कंडीशंस का अध्ययन किया तो उन्होंने एक थ्योरी प्रतिपादित की, जिसे हमने कहा कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। इस कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी में क्या था? पावलोव ने बताया कि कंडीशन एक मुख्य चीज है। कंडीशन एक मुख्य चीज है और कंडीशंस के अनुसार हम सीखते हैं या हमें सिखाया जा सकता है। इसमें उन्होंने क्या बताया? इसका नाम क्लासिकल कंडीशन या रिस्पॉन्ड कंडीशन थ्योरी या एस टाइप अनुबंध कहा। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने इसका क्लासिकल प्रयोगशाला में अध्ययन किया था, इसलिए इसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहा। क्योंकि रिस्पॉन्ड आया था कंडीशंस की तरफ, इसलिए उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग थ्योरी कहा और टाइप एस अनुबंध भी इसको बोला, क्योंकि उसमें एस अनुबंध उद्दीपक था, स्टिमुलस था, इसलिए उन्होंने इसको टाइप एस अनुबंध थ्योरी भी बोला। पावलोव के अनुसार सीखता कब है व्यक्ति? जब अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होता है। अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होता है। जब कोई स्वाभाविक या
उद्दीपन किसी जीव के सामने आता है तो वो पूर्णतया न्यूट्रल होता है, उसके साथ एक नेचुरल स्थिति होती है, किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स वो नहीं दिखाता है। लेकिन जब वो प्रतिक्रिया करता है, अनुक्रिया करता है, तो उसके पश्चात में उसके साथ में कई ट्रायल्स के बाद में एक संबंध स्थापित हो जाता है, एक लर्निंग हो जाती है, जो स्टिमुलस रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग बोला। पावलोव ने एक डॉग, उद्दीपक, घंटी और स्वाभाविक अनुक्रिया लार आना के बीच में एक सहचर्य संबंध स्थापित किया था। पावलोव का ये निष्कर्ष निकला था कि न्यूट्रल स्टिमुलस को किसी उपयुक्त स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जब बार बार दिया जाता है तो तटस्थ उद्दीपक के प्रति व्यक्ति वैसे ही अनुक्रिया करना सीख जाता है। जैसे उन्होंने क्या करा, घंटी बजाई डॉग के सामने। घंटी क्या था? एक न्यूट्रल स्टिमुलस था। घंटी सुनते ही डॉग के कान खड़े होते, लेकिन कुछ भी कार्य नहीं होता। फिर उन्होंने खाना रखना शुरू किया। खाना रखने से उसके मुंह में लार आती थी, वो खाना खाता था। फिर उन्होंने घंटी बजाई और खाना रखा। जब घंटी बजाई और खाना रखा तो वो घंटी के साथ उसने खाने को जोड़ लिया। जब बाद में खाना हटा दिया लेकिन सिर्फ घंटी बजाई तो भी उसके लार आती थी, जिसको उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक की प्रतिक्रिया बताई। ऐसे ही हमारे बच्चे जब ए की पिक्चर देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ए फॉर एप्पल बोलते हैं। जब सूर्य को उगते हुए देखते हैं तो वो अपने आप कहते हैं कि ये पूर्व दिशा में सूर्य उग रहा है या पश्चिम दिशा में छिप रहा है। ये धीरे धीरे कंडीशनिंग हो जाती है। पावलोव ने कुछ निष्कर्ष निकाले। उन निष्कर्षों पर जाने से पूर्व हम ये डॉग का चित्र है जो एक प्रयोगशाला इन्होंने बनाई थी। छोटा सा एक स्थान बनाया था जहाँ पे खाना था, घंटी थी। इस तरीके से उन्होंने ये खाना रखते थे, घंटी बजाते थे, फिर खाना नहीं रखते थे, घंटी बजाते थे। ये सारे काम उन्होंने किए। इसमें हमको कितने तरीके के उद्दीपक मिलते हैं या अनुक्रिया होती है, इसके ऊपर हम देखते हैं। एक आपको यहाँ पर मिलेगा UCS या स्वाभाविक उद्दीपक। UCS क्या है? यहाँ पे स्वाभाविक उद्दीपक उस उद्दीपक को कहा जो पूर्व प्रशिक्षण के प्राणी में अनुक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है। हमें भूख लगी है और हम रोड पर चल रहे हैं, मिठाई की बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, तो हमारे स्वभाव में है कि हमारी लार स्राव होने लगेगी। ये स्वाभाविक उद्दीपक है। बच्चा विद्यालय जाता है, विद्यालय में आता है तो एक स्वाभाविक उद्दीपक है कि बच्चा यहाँ सीख रहा है। स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जो स्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैसे भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार का स्राव होना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, स्वाभाविक अनुक्रिया लार। फिर से एक बार समझ ले, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन और स्वाभाविक अनुक्रिया लार। फिर है कंडीशनल स्टिमुलस या कंडीशंस स्टिमुलस या अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक उसे बोला यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ या उससे कुछ सेकंड पहले या उससे कुछ सेकंड बाद उसके साथ में दिया जाता है। अनुबंधित उद्दीपक अर्थात भोजन के साथ हम क्या दे रहे थे? घंटी बजाते थे और भोजन रखते थे, तो कंडीशन कर दिया उसको क्या लगने लगा, उसकी इंद्रियों तक क्या पहुंचने लगा?
उसकी इंद्रियां क्या सुनने लगी कि घंटी बजी, खाना आया। तो ये कंडीशंस जब कर दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं CS, कंडीशन स्टिमुलस। फिर आता है CR, अनुबंधित अनुक्रिया। अब अनुबंधित अनुक्रिया क्या होगी? अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़कर होती है। कुछ प्रयासों के बाद में अनुबंधित उद्दीपक के प्रति प्राणी ठीक वैसे ही अनुक्रिया करता है जैसा कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता था। अनुबंधित हो गया। इस तरह की अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। पवलव के प्रयोग में बिना भोजन देखे ही, घंटी बजते ही डॉग की लार स्राव होने लगती है। इसका मतलब उसको क्या पता लगा कि बस घंटी बज गई, अब खाना आ गया। फिर है उद्दीपक सामान्यीकरण। सीखने के प्रारंभ प्रयासों में ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ मूल अनुबंधित उद्दीपक के प्रति ही प्राणी अनुक्रिया नहीं करता, बल्कि उसके मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी उसी ढंग की क्रिया करता है। इसे ही हम उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। घंटी 1000 हर्ट्ज की बजाय 900 हर्ट्ज की बजाय 1100 हर्ट्ज की बजाय या लगभग उसी प्रकार का कोई भी आवाज करें तो वो उसका उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है कि ये ऑलमोस्ट वैसी ही चीज है। तो हमने क्या क्या देखा? UCS, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक। वो क्या था? भोजन। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या था? लार आना। अनुबंधित अनुक्रिया क्या हो रही थी? लार आ रही थी। स्वाभाविक था ये। CS, कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस हमने क्या दे दिया? घंटी, अस्वाभाविक उद्दीपक। और फिर CR, कंडीशनड रिस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया। इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। पहले बिफोर कंडीशनिंग हमने कोई प्रकार की कंडीशन नहीं दी। अनकंडीशन स्टिमुलस दिया, रिस्पॉन्स आया। क्या रिस्पॉन्स आया? सलाइवेशन हो गया। UCS क्या था हमारा? भोजन। और UCR क्या था हमारा? अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या था? लार आना। किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर नई बात नहीं थी। इसके बाद हमने क्या किया? घंटी बजाई। अनकंडीशन UCS में अनकंडीशन स्टिमुलस में भोजन आ रहा के साथ में लार आ रही थी, लेकिन CS घंटी के साथ में कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था। सिंपल उसके कान थोड़े फड़क रहे थे। अगले में हमने क्या किया? CS घंटी और UCS भोजन दोनों को मिक्स कर दिया। जब दोनों को मिक्स किया तो भी उसकी लार आ रही थी। और नेक्स्ट में हमने क्या किया? सिर्फ घंटी बजाई। जब सिर्फ घंटी बजाई तो भी उसकी लार आ रही है। इसका मतलब हम एक बार पुनः इस पर नजर डाल लेते हैं कि सबसे पहले हमारे क्या था? अनकंडीशन स्टिमुलस, कोई कंडीशन नहीं थी, भोजन था, लार आ गई। दूसरे में हमने इसको कंडीशन के साथ में करा, घंटी बजाई, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। तीसरे में हमने कंडीशंस के साथ में भोजन को जोड़ दिया, CS और UCS को इकट्ठा कर दिया तो लार आई। नेक्स्ट में हमने क्या किया? सिर्फ CS दिया तो भी लार आई। तो इस तरीके से 3 चरणों में उन्होंने इसको समझाने का प्रयत्न किया। इसके शैक्षिक महत्व क्या थे? सतर्क रहना। इसके शैक्षिक महत्व थे कि जैसे डॉग सतर्क रहता है, ऐसे ही जब घंटी बजती है ना तो बच्चों को पता लग जाता है कि अभी स्कूल में प्रार्थना के लिए जाना है, अब स्कूल में पहला पीरियड प्रारंभ हो गया। हमने उसको कंडीशनड कर दिया है। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करा। हमने कंडीशन करके उसको सिखाने की कोशिश करी। पुनरावृत्ति पर बल देना स्टार्ट कर दिया। पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंध स्थापित करने पर बल दिया। भाषा को सीखने और सिखाने के लिए विशेष उपयोगी रहा ये नियम।
आदतों के निर्माण के लिए भी ये विशेष उपयोगी रहा। कितने बजे उठना है, कैसे जाना है, क्या खेलना है, क्या नमस्कार करना है, किसे प्रणाम करना है, ये सब के लिए भी ये विशेष उपयोगी रहा। यांत्रिक तरीके से सीखने पर भी ये बल देता है। इसी प्रकार बालकों में प्रेम और घृणा का विकास भी होता है। भय संबंधित मानसिक भ्रांतियों को भी दूर करने में ये सहायक है। रात को अंधेरा है, माँ बाप उसको बचपन से डराते हैं, भूत है, सो जा, स्कूल भेज देंगे, सो जा, तो एक भय की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। धीरे धीरे ये कंडीशन भी हम डेवलप कर सकते हैं कि बाहर कोई भूत नहीं है। इन भ्रांतियों को भी दूर किया जा सकता है। कुछ चीज़ें जो पूछा जाता है एग्जाम में, पवलव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन अनुबंधन का जनक है? पवलव। पवलव को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। पूछा जाता है पवलव को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1904 में। किस लिए मिला था? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के लिए। मनोवैज्ञानिक के साथ साथ पवलव एक चिकित्सक भी थे, ये भी ध्यान रखना है। पवलव ने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन कर लार का एकत्रीकरण किया था। जैसे थॉर्नडाइक सिद्धांत के नाम थे, वैसे ही पवलव की थ्योरी के भी कुछ नाम है। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सीआर थ्योरी, टाइप एस सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत और अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। वो एसआर थ्योरी थी थॉर्नडाइक और ये सीआर थ्योरी है। ये टाइप एस सिद्धांत है, वो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत था। वो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत था, ये शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। वो ट्रायल और एरर का था, ये संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। वो संयोजनवाद का सिद्धांत था, ये क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत है। इस तरीके से ये दोनों को एक जाही करके इनके नाम बताए गए हैं। आशा करते हैं आप इनको याद करेंगे और ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ प्रश्नों पर जाते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न करना भी बहुत जरूरी है।